स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो टारगेट कोर्स 2022 के लिए जो एग्जामिनी कैंडिडेट हैं उसके लिए, और आज हम लोग का जो है लास्ट वीडियो मैट्रिसेस से रिलेटेड, दैट इज़ वीडियो नंबर 8 आएगा। इसके बाद ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ऐसे डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम जो है 2 वीडियो आएगा कंप्लीट। तो हम लोग टोटल चूँकि बोले थे कि 45 वीडियो का टारगेट है, तो 45 वीडियो आपको जो है 15 दिसंबर नहीं, पूरा दिसंबर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 15 जनवरी के पहले तक आपका जो है टोटल कंप्लीट कर देंगे हम। विथ ए 10 एक्सप्लेनेशन टेस्ट भी हो जाएगा आपका, जो कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके बाद जो हम लोग का टारगेट है कि ये कंप्लीट होने के बाद कोशिश करेंगे हमको कि 5 से 7 या 5 वीडियो एटलीस्ट आपका जो स्पेशली ऑब्जेक्टिव रिवीजन होगा, जो कि आप ऑडियो रिवीजन भी सुन सकते हैं या इधर दोनों अवेलेबल रहेगा। ऑडियो रिवीजन भी रहेगा और वीडियो के माध्यम से जो है आप देख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इस मैट्रिक्स को जो है आज कंप्लीट कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपका जो है वो टॉपिक चलेगा किस चीज़ का, तो डिटर्मिनेंट का चलेगा। 2 वीडियो में डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगी, तब जस्ट हम लोग कंटिन्यूटी पे फोकस करेंगे, कैलकुलस पे इससे पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बता देंगे। और आज चूँकि कॉपी पे ही बता रहे हैं, इसके जस्ट बाद जो है अब जो वीडियो आएगी वो बोर्ड पे आएगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए एक्चुअल में है क्या। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है a11x1 a12x2 a13x3 से लेके a1n फिर सेकेंड में a12x2 a122x2 a23x3 से लेके डॉट। अगर हम इसको अंतिम पद लेके चलें तो ये मेरा हो जाएगा an1x1, फिर मेरे पास चलेगा क्या चीज़, तो बीच में प्लस an2x2। बताते हैं लीनियर एक्चुअल में होता क्या है, an3x3 से लेके डॉट हम लोग चलेंगे क्या चीज़, तो annxn इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, मान लीजिए कि dn पद है। अगर इस पद को हम सीक्वेंस वे में लिखा जाए तो दैट इज, ध्यान से देखिएगा, दैट इज a इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट होगा कोफिशिएंट ऑफ x1 के साथ कितना कोफिशिएंट है, तो a11, x2 के साथ कितना कोफिशिएंट है, a12, x3 के साथ है a13 से लेके डॉट अंतिम मेरा क्या हो जाएगा a1n। फिर सेकेंड में चलते हैं तो a21, फिर चलेगा a22, फिर होगा a23 से लेके डॉट कहाँ तक होगा, तो a2n। और जब अंतिम पद की ओर हम लोग चलते हैं डॉट तो मेरे पास हो जाएगा an1 an2 an3 से लेके कहाँ तक होगा, ann तक होगा। ये मेरा a निकल गया कोफिशिएंट। और इसके बाद अगर x की बात करते हैं तो x जो है मेरा जो भी टर्म होगा, चाहे x1 x2 से लेके डॉट कहाँ तक चलेंगे, तो ये xn तक चलेंगे। और इसके जस्ट बाद जो है b जो होता है वो मेरे पास RHS का पोर्शन होता है। ये जो दिया है d1 d2 से लेके d3, तो ये मेरा होगा d1 d2 से लेके कहाँ तक, तो dn तक। यही नेचर होता है। तब इसके बाद हम लोग कहते हैं इसको रिटर्न एज, एक सीक्वेंस वे में अगर लिखने की ज़रूरत आएगी तो हम इसको लिखते हैं रिटर्न एज ax बराबर क्या लिखेंगे, b, देयरफॉर तो x बराबर हो जाएगा कितना, b/a। अगर इस a को ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b होगा। यही मेरा इक्वेशन का एक टर्म है, a बराबर a इनवर्स b। अब दिमाग में होगा कि a इनवर्स तो हम लोग लिख चुके हैं, तो a इनवर्स जो होता है, अब इसमें देखिए नेचर आता है कि अगर पहले RHS को लेके चलते हैं कि इफ़ रिमार्क में देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि b1 बराबर b2 बराबर b3 से लेके डॉट bn इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ऐसा सिस्टम को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ये इक्वेशन मेरा क्या कहलाता है, तो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नेचर से पता चलेगा। और सेकेंड केसेस में देखिए इफ़ यदि b1 बराबर b2 इक्वल टू b3 से लेके कहाँ तक,
बी एन नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा इक्वेशन कहलाता है कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब चलिए इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि किस तरह बनाएंगे भी समझा देते हैं और अच्छी तरह से ये कंडीशन याद रखिएगा। कुछ इसके लिए स्पेशल केसेस हैं जो ध्यान में रखना है। स्पेशल केसेस, इसी से प्रॉब्लम आता है। पहला देखिए क्या है स्पेशल केसेस। फर्स्ट में है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ये तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालने का नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द सॉल्यूशन। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स बराबर क्या निकालेंगे बी, तो देयरफॉर एक्स बराबर क्या होगा ए इनवर्स बी। चूँकि ए इनवर्स तो हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहला केसेस के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए सेकेंड केसेस के लिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए और एंड एडजॉइनिंग ऑफ ए और इनटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हो। एडजॉइनिंग ऑफ ए भी हम लोग पढ़े हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होगा दैट इज द सॉल्यूशन इज जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट। ऐसे सॉल्यूशन का जो टाइप दिया है इनकंसिस्टेंसी और एंड इसके बाद कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन को अनदर रूप में हम लोग जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी सॉल्यूशन। थर्ड केसेस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं ये ध्यान से देखिएगा। थर्ड केसेस में क्या बोलता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए और एंड एडजॉइनिंग ऑफ ए और इनटू बी अगर ये भी 0 हो जाए तो दैट इज सॉल्यूशन जो होगा दैट इज द सॉल्यूशन इज ये होगा कंसिस्टेंट एंड ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंस के साथ साथ जो है वो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंटी तो होगा ही, और कंसिस्टेंस के बाद जो होगा कैसा सॉल्यूशन होगा तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, दैट इज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, वी पुट करते हैं एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वी पुट एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्स वाई जेड के बदले में टी या के। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन को सॉल्व इट करते हैं। अब आपको ध्यान से देना है कि हर एक का जो है एक एक सवाल हम पहले बताते हैं तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले हम लोग एक कोशिश करते हैं 2:2 ऑर्डर का, 2 गुना 2 ऑर्डर बेस्ड। ध्यान से देखिएगा, 2 गुना 2 ऑर्डर बेस्ड हम लोग एक छोटा ऐसा सवाल पहले उठाते हैं, उसके बाद आपको और समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सा सवाल और करना है। तो देखिए 2 गुना 2 ऑर्डर का एक आपको देगा क्या कि सॉल्व करने के लिए सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड से, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है सॉल्व्ड बाय मैट्रिक्स मेथड से दे देगा सवाल में क्या चीज़ कि 2x + 5y इज इक्वल टू 1 और 3x + 2y इक्वल टू 7। मान लीजिए यही दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखिएगा अगर मैट्रिक्स मेथड से दिया जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से मत कीजिएगा, वो मैट्रिक्स मेथड से ही होगा। चलिए इसको देखिए सॉल्व करने का। सबसे पहले सॉल्यूशन में ए अभी तुरंत बोले थे कि कोफिशिएंट ऑफ x1 y1 z1 होता है। x के साथ कितना कोफिशिएंट है 2, लिखेंगे 2। y के साथ कितना कोफिशिएंट है 5, तो लिखेंगे 5। फिर x के साथ कितना कोफिशिएंट है 3 और y के साथ कितना है 2। ये लिख दिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लिख दिए। अब देखिए x जो मेरा होता है इसमें देखिए कितना वैल्यू है, x और y 2 ही मान है,
तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, x और y, और b जो लिखेंगे वो RHS पार्ट लिखेंगे। देखिए 1 और कितना है 7, ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो दैट इज ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो हम बोले थे नन होमोजेनियस। नन HMG का मतलब समझेगा नन होमोजेनियस इक्वेशन। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता करते हैं, इससे मेरा नेचर के बारे में पता चलेगा। तो 2 गुना 2 4 माइनस 3 गुना 5 15 हो जाएगा। दैट इज कॉल कितना हो गया -11। ये तो 0 के बराबर है नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे दैट इज सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो है एंड कंसिस्टेंस के साथ साथ मेरा कैसा सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से आप आराम से रिलैक्स होकर देखें और पढ़ें अच्छी तरह से, आपका जो है टाइम के अकॉर्डिंग ही कोर्स कंप्लीट कर देंगे हम। चलिए ये तो निकल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अभी तो जस्ट निकाले डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 निकला है। अब हमको चाहिए क्या चीज़, तो ए इनवर्स चाहिए। तो अभी तुरंत बताए थे कि x बराबर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो b/a होता है। b का मतलब क्या होगा, ऊपर चल गया, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा b। अब हमको ज़रूरी क्या है, तो a इनवर्स देखिए कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही चीज़ निकालते हैं a इनवर्स। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए a इनवर्स का जो है अभी जस्ट हम लोगों ने a माना है, तो a मेरा क्या है, देखिए a है 2 5 3 और 2, याद रखिएगा 2 5 3 और 2। तो a यहाँ पे हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, लिख देते हैं कि a बराबर हम लोगों ने माना है क्या, तो 2 5 3 और 2। देखिए एडजॉइनिंग निकालने के लिए हम तो बताए थे कि कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, तो पहला साइन होता है प्लस, कोफैक्टर निकालने का 2 के आगे क्या है +2, फिर आएगा -5 के आगे कितना है 3, फिर 3 के सामने कितना है तो -5, और 2 के आगे क्या है 2। इस पे हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो 2 -3 -5 और कितना हो जाएगा 2। इस पे ट्रांसपोज किया, ये कोफैक्टर पिछले क्लास में हम बता दिए थे। अब जैसे कोफैक्टर रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड x बराबर, अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए a इनवर्स कितना होगा b। अब देखिए a इनवर्स हमको निकालना है, तो a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइनिंग ऑफ a, अभी जस्ट निकाले थे 2 -5 -3 2, अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना निकाले हैं -11। तो हम लोग क्या करते हैं 1/11 को बाहर कर लीजिए और माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2, ये तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और ये माइनस कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते थे। x के जगह हम लोग तुरंत लिखे थे x और y, a इनवर्स अभी जस्ट निकाले हैं 1/11, और इसके साथ कितना है -2 है 5 है, सॉरी ये -2 है, जेड मत समझिएगा, -2 5 है 3 और कितना है -2 इंटू, देखिए b के जगह जो बोले थे हम RHS पार्ट में, तो RHS पार्ट में क्या था 1 और 7, ये मेरा क्या हो गया b। अब इसको लिखते हैं तो 1/11, इधर देखिए -2 और प्लस 7 × 5 = 35 और 3 का 3 और -7 दूना 14। तो हम लिखेंगे 1/11, 35 में 2 गया कितना बचा 33, और 11 में से 14 में से 3 गया कितना बचा -11। अगर डिवाइड करते हैं तो 11 × 33 और 11 का 11 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि x और y का मान कितना आया, तो 3 और -1। अब कंपेयर करते हैं तो x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया -1। यही सवाल है। तो मेरे विचार से आराम से समझ में आ गई होगी। ये प्रॉब्लम है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा सही है कि गलत, तो देखिए हम थोड़ा सा रफली बता देते हैं आपको। इस इक्वेशन को चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि देखिए 2x + 5y = कितना दिया है 1, और 3x + 2y बराबर 7, यही सवाल था। 3x + 2y = 7। x का मान आपने 3 निकाला तो 3 पुट कर दीजिए, 3 दूना कितना हुआ 6, 3 दूना कितना होगा 6। देखिएगा सॉल्यूशन में x का मान आप रखे हैं 3 और y का मान कितना रखे हैं -1, इस पे पुट कर दीजिए। तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 5 में से 1 गया तो कितना बचा -5, 5 गुना में
6 में 5 गया, कितना बचा 1। इसको भी चेक कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 में 2 गया 7, बिल्कुल सही है, मतलब कि मेरा वैल्यू जो है वो सही है। एक टाइप हो गया। अब चलते हैं टाइप 2 में, जो बताए थे टाइप 2 सेम 3 ऑर्डर का भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे। टाइप 2 में देखिए क्या लिखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाए और एंड एडज्वाइनिंग ऑफ ए और इनटू बी अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो बताए थे दैट इज सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट और एंड लिखे थे कैसा सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। चलिए इस पे देखते हैं, एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं इस बेस पे। तो देखिए इक्वेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, एक जैसे मान लीजिए इसी बेस पे एक प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दिया है कितना 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। मान लीजिए ये प्रॉब्लम है। चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बताइए तो a का वैल्यू कितना है, तो a का मान देंगे क्या 1, x के साथ कोफिशिएंट 1 है, 3 है, 2 और क्या है 6 है, और b का मान जो है हम अभी जस्ट बोले थे कि RHS पार्ट होता है 5 और 8, और x के जगह मान क्या लिखेंगे तो x और y लिखेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a देखते हैं, इससे हमको नेचर के बारे में पता चलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a 6 गुना 1 6 और 3 दूना 6। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। तो 0 आएगा तो हमको एडज्वाइनिंग ऑफ ए इंटू बी भी निकालना, क्योंकि 2 और 3 का कंडीशन सेम था। तो पहले चलिए एडज्वाइनिंग ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडज्वाइनिंग ऑफ ए और इंटू बी अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तब कंडीशन से ये फुलफिल करेगा। एडज्वाइनिंग ए क्या बोले थे कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो एक के सामने क्या है +6 तो हो गया +6, 3 के आगे क्या है 2 तो प्लस के बाद क्या होता है -2, फिर 2 के आगे -3 है तो ये -3 और 6 के आगे 1 है। हम लोग कोफैक्टर निकालने बोले थे, इसमें साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस और एलिमेंट का जो भी साइन हो इसका हम लोग क्या कर देते हैं ट्रांसपोज और गुना। बी मेरे पास कितना है तो 5 और 8 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि एडज्वाइनिंग निकालना है इसलिए ट्रांसपोज कर दिया। ये हो जाएगा 6 -2 -3 1 इंटू बी मेरे दिमाग में है 5 और 8। चलिए इसको हम गुना करते हैं, ये रो हुआ ये कॉलम हुआ, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 -24, 6 दूना 5 दूना कितना हुआ 10 और प्लस 8, 6 पंचे 30 और 8 तिया 24, फिर 5 दूना 10 8 एक 8 तो 24, ये 6 हो गया। अब -2 ये तो नॉट इक्वल टू 0। देखिए जैसे नहीं हुआ 0 तो दैट इज द सॉल्यूशन इज क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, दैट इज द सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया तो इनकंसिस्टेंट और एंड नो सॉल्यूशन। बस इसके बाद सॉल्व नहीं करना है सबसे। अब देखिए इसको चेक अगर करना है तो अगर x को हम 2 से गुना करते हैं तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर 10, इधर भी 2x, दोनों करेंगे तो दोनों तो कट जाएगा, सॉल्यूशन ऐसे भी नहीं है, तो ये सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब देखिए टाइप 3 बेस आते हैं एक प्रॉब्लम। टाइप 3 में देखिए क्या लिखेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जो कंसिस्टेंट भी हो और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 2 और दूसरा में दिया है 5x और प्लस 5y इज इक्वल टू 10 दिया है। बोलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये 2 लिखे हैं वाट मत समझिएगा 2 है। चलिए सॉल्यूशन आते हैं, तो मेरे दिमाग से क्या आएगा a इज इक्वल टू a का मान कितना है, x के साथ कितना कोफिशिएंट है 1, y के साथ 2, इधर 5 है इधर 5 है, ठीक। तो b के साथ लेते हैं तो वो RHS पार्ट लेते हैं 2 और क्या लेते हैं 10, और जब x की बात होती है तो मेरे पास रिजल्ट क्या है x और y है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए नेचर जानने के लिए। 1 गुना 5 5 माइनस 2 बचे कितना हो गया 10। 1 मिनट देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, और 5x प्लस 2y इक्वल टू इतना है। क्या लिखेंगे 1 और 1 है, ठीक है, ओ सॉरी 1 यहाँ पे 1 ना होगा, रिजल्ट 1 1 होगा। अब गुना कीजिए 5 गुना 1 5 और -5 दैट इज कॉल कितना हो गया 0। अभी तो 0 में तो सेकेंड कंडीशन में भी टाइप में 0 बताए थे, लेकिन हमको एडज्वाइनिंग ऑफ a इंटू बी निकालना है। तो देखिए एडज्वाइनिंग ऑफ a और इंटू बी, इसमें देखते हैं क्या नेचर है। एडज्वाइनिंग तो बताए थे कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो 1 का कोफैक्टर का क्या होगा +5,
फिर 1 का लेंगे तो क्या होगा -5, ये 1 लिखे हैं। फिर 5 का बताना है तो -1 और इसका क्या हो जाएगा 5 का इधर क्या हो जाएगा 1। फिर से ध्यान से देखिए 1 का +5, फिर इस 1 का -5, फिर 5 का -5 का 1 और 5 का 1। इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज, और b तो मेरे पास है ही 2 और 10 है। चलिए जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा 5 -5 -1 1 और गुना करेंगे 2 और 10 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 -10 और -10 + 10, ये दोनों कट के कितना हो गया तो ये 0 0 हो गया। जैसे 0 0 हो गया तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या हुआ, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और एंड इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी क्या हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद बताए थे आफ्टर दैट एक्स वाई जेड के बदले में टी या के मानते हैं। इसमें तो एक्स और वाई है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन। देखिए इसमें भी सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर 2 से गुना करते हैं 5 से तो 5x + 5y = 10 कट जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशली कंडीशन में सॉल्यूशन तो संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर 0 होगा तो ऐसे केसेस में हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो लेट इसमें मान लेते हैं एक्स या वाई के बदले में कुछ भी, तो एक्स के बदले में हम लोग क्या मान लेते टी या के, टी मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो x की जगह क्या माने t + y = 2, y बराबर क्या हो जाएगा तो 2 - t, यही हो गया इक्वेशन। देखिए ध्यान से इसमें भी हम पुट कर सकते हैं, x के जगह अगर t पुट करेंगे तो 5t = 10 - 5t, दोनों में कोई भी, इसमें भी यही कंडीशन है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं आगे की ओर बढ़ा के, बस आगे बढ़ा के यहीं पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एक्स या वाई जेड के मान रख के। अब देखिए अगर 3 ऑर्डर का रहता है तो 3 ऑर्डर में भी सिंपली जो तीनों कंडीशन तो हम लोग पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको देख लीजिएगा इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसमें भी सेम, जैसे कि ये वाला कंडीशन अगर आएगा है तो एक्स वाई जेड के बदले में उसमें क्या करते हैं एक्स के बदले में जेड या टी मान लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन मान के। एक्स या वाई के बदले में क्या मान लेते हैं हम लोग जेड या टी मान लेते हैं, किसी एक को फिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है हम रिप्लेस कर देंगे वाई जेड का मान। क्लियर, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए एक थोड़ा ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं, इसके बाद आपका टोटल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक मेरा प्रॉब्लम बचा है वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसके बाद आपका ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक सवाल पे और हम लोग बढ़ते हैं, और एक ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया क्या सवाल में कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, ध्यान से देखिएगा 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट और 2 kg राइस, 2 kg राइस का कीमत दे दिया है इज RS कितना 60 रुपीज़। सेकेंड केसेस में दे दिया आपको क्या चाहिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, सेम सवाल में लिख देते हैं ये 2 kg ओनियन कोमा 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट और इसके बाद क्या है 6 kg राइस। इसका आपको दाम दे दिया कितना, दैट इज कॉल्ड 90 रुपया। और अंतिम में है कि 6 kg ओनियन 6 kg ओनियन के बाद आपको दे दिया 2 kg व्हीट और 3 kg राइस। इसका RS कितना दे दिया आपको 70 रुपीज़। बोलेगा सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड से। देखिए हम फॉर्मेट बता देते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। लेट हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओनियन, इसको हम लोग x मान लेते हैं। कॉस्ट ऑफ व्हीट का मतलब गेहूं होता है, y मान लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ राइस को क्या मान लेते हैं z। अब देखिए 3 स्टेप है, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। इक्वेशन पहले बनाने की कोशिश करते हैं। 4 kg ओनियन है तो हो जाएगा 4x प्लस 3 kg व्हीट है 3y प्लस 2 kg राइस है 2z इक्वल टू 60। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केसेस में है 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट और 6 kg राइस, इसका दाम कितना है 90 है। और थर्ड केसेस में
6 kg ओनियन है, 2 kg व्हीट है और 3 kg राइस है। इसका दाम कितना है 70। इसको थर्ड मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसको चूँकि सॉल्व करना है किस मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले तो ए हम लोग निकाल लेते हैं। ए क्या है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 4 है, 3 है, 2 है, 2 4 6 सबका कोफिशिएंट लेते हैं, 6 2 3। ये हो गया एक्स। एक्स के जगह हम लोग ए हो गया, एक्स के जगह 3 इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं। और बी के जगह हम लोग क्या मान लेंगे, 60 90 और 70, 60 90 और 70। ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेचर बता देते हैं। अगर 4 रखे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, माइनस 3 रखिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 3 दूना 6 अब माइनस 36। अब प्लस 2 रखते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 दूना 8 अब माइनस 6 चौके 24। ये तो कट गया, ये 0 हुआ। माइनस 3 गुना ये हो जाएगा माइनस 30 प्लस 2 गुना माइनस 16, तो 30 तिया कितना हुआ 90 अब माइनस 32। आप अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 8 का 8 है और इसमें कितना बचा 7, 8 8 में 3 गया, कितना बचेगा 5, 58। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि 4 3 2 है, 4 3 2 है, इक्वल टू इसमें दिया है कितना 2 4 6 है, 2 4 6 है, फिर कितना है 6 2 3 है, 6 2 और कितना है 6 2 और 3 है, लास्ट में 6 2 और 3 है। इसका दाम सबका 70 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ए निकाले, ये कैंसिल ये कैंसिल, 4 तिया 12 माइनस 3 रखे, ये 3 दूना 6 6 माइनस 36, फिर 2 रखे, ये 2 दूना 4 2 दूना 4 अब माइनस 2 दूना यहाँ पे 4 होता, बाय मिस्टेक हो गया 4 माइनस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20 होगा, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। अब देखिए जैसे 40 यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 और माइनस 20 दूना 40, तो ये मेरे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। नहीं 20 दूना 40 हो गया, 6 में 24 है। अब देखिए जैसे निकाले, ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो जैसे 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हुआ, आप अपने से चेक कर लीजिएगा अगर कहीं एरर हो तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो हम तुरंत बताए थे कि x बराबर क्या निकालते हैं, a इनवर्स b। तो हम बोले थे x के जगह हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड, a इनवर्स b तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, एड ज्वाइनिंग ऑफ a बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a, और b कितना है तो 60 है, 90 है और 70 है। तो एड ज्वाइनिंग तो हम समझते हैं क्या निकालेंगे, एड ज्वाइनिंग कैसे लिखेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ लिख देते हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज आप बटे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, इसके साथ इसको गुना कर दीजिएगा, तो एक्स वाई जेड का मान निकलेगा 5 8 8। आंसर कहीं गलत होगा, यही सही है आंसर। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अगर 3 ऑर्डर का बता दिए हैं तो आप चूँकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आपका टोटल कंप्लीट हो गया मैट्रिसेस, इसके बाद जस्ट हम लोग डिटर्मिनेंट बाय बोर्ड पे बताया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर कुछ त्रुटि हो तो जरूर बोलिएगा। थैंक यू।